रात के सन्नाटे में 3 बज रहे थे और उनकी गाड़ी सड़क को चीरती हुई तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। यूनिवर्सिटी के उस एनुअल फंक्शन में वक्त का ऐसा परिंदा उड़ा कि किसी को घड़ी की सुइयों का एहसास ही नहीं हुआ। तिरशा के पास घर लौटने का कोई जरिया नहीं बचा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसने अपने प्रोफेसर युवान सर से लिफ्ट ले ली। सड़क पर खामोशी का राज था। तभी अचानक एक खौफनाक चरमराहट के साथ गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो झटका खाकर रुक गई। कि क्या हुआ सर? गाड़ी अचानक क्यों रोक दी? तिरशा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उस वीरान काली सड़क पर दूर दूर तक उन दोनों के सिवा किसी और का वजूद नहीं था। पता नहीं, रुकिए मैं देखता हूँ, शायद टायर पंचर हो गया हो। युवान की आवाज़ में भी हल्की परेशानी साफ झलक रही थी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, नीचे उतरा और जैसे मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा तो उसकी आशंका सच साबित हुई। टायर पूरी तरह पिचक चुका था। युवान ने बेबसी से अपना सिर पकड़ लिया। इतनी भयानक रात में दूर दूर तक किसी मैकेनिक का मिलना नामुमकिन था और बदकिस्मती से गाड़ी में कोई स्पेयर टायर भी नहीं था। वो अपने किसी दोस्त को फ़ोन लगाने का सोच ही रहा था कि दूर अंधेरे से हॉर्न का तीखा शोर गूंजा और पुलिस की एक गश्ती गाड़ी उनकी तरफ आती दिखाई दी। युवान की आंखों में उम्मीद की किरण जागी कि शायद इस सुनसान रात में कानून ही उनकी ढाल बन जाए। इसलिए उसने झटपट हाथ का इशारा करके पुलिस की गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी से 3 रौबदार भारी भरकम पुलिस वाले बाहर निकले और उनमें से एक ने रूखेपन से पूछा, हाँ भाई, क्या माजरा है? इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? युवान ने बेहद सम्मान और उम्मीद से गुहार लगाई, सर मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, अगर आप मेहरबानी करके हमें घर तक ड्रॉप कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि इस वक्त तो कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा और मेरे पास स्पेयर टायर भी नहीं है। पुलिस वाले ने अपनी बुरी और संदिग्ध नज़रों से गाड़ी के भीतर बैठी तिरशा को घूरा, जो अपनी बेपनाह खूबसूरती के साथ डर से सिमटी हुई थी। युवान भी काफ़ी हैंडसम था और दोनों की जोड़ी किसी को भी शक में डालने के लिए काफ़ी थी। पुलिस वाले ने कहा, मदद तो हम कर देंगे साहब, लेकिन बात कुछ हजम नहीं हो रही। इतनी काली रात में इस वीरान सड़क पर क्या खिचड़ी पक रही है और ये गाड़ी के अंदर कौन बैठी है? युवान ने बेहद साफ गोई और सच्चाई से जवाब दिया, जी असल में हम यूनिवर्सिटी के इवेंट से लौट रहे थे, ये मेरी स्टूडेंट है, इसे सेफ घर छोड़ना मेरी जिम्मेदारी है। पर रास्ते में यह अचानक से हादसा हो गया। लेकिन पुलिस वाले की आंखों में जरा भी यकीन का भाव नहीं उभरा और उसने तंज कसते हुए कहा, मिस्टर, रात के 3 बजे आप अपनी मासूम स्टूडेंट को घर छोड़ने निकले हैं? और ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका फंक्शन सुबह के 3 बजे तक चलता है? कहानी में जरा दम नहीं है? उसकी नीयत और बातें सुनकर युवान और तिरशा दोनों की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और तिरशा का चेहरा मारे खौफ के पीला पड़ गया। अपनी नीयत पर उठते कीचड़ को बर्दाश्त न करते हुए युवान का खून खौल उठा और वो गुस्से में बोल पड़ा, आप ये किस किस्म की वाहियात बातें कर रहे हैं? मैंने साफ शब्दों में कहा है कि ये मेरी स्टूडेंट है, गाड़ी ख़राब हुई है तो हमने आपसे मदद मांगी और आप हैं कि उल्टे सीधे इल्ज़ाम तराश रहे हैं। उसका ये तल्ख अंदाज पुलिस वाले को नागवार गुजरा और वो ऐंठ कर आगे बढ़े, जबान संभाल कर बात कर, ज़्यादा होशियार मत बन। ये जो तेरा खून इतनी जल्दी उबल रहा है ना, ये इस बात का पक्का सबूत है कि तुम दोनों यहाँ रंगरलियाँ मना रहे थे, हमें आता देकर सीधे बनने का ड्रामा रच दिया। युवान ने अपने उबलते गुस्से को घोंटते हुए मुट्ठियों को कसकर भींचा और कहा, क्या हो गया है आपको? अगर मुझे कुछ गलत ही करना होता तो अपनी बेवकूफ़ी में पुलिस की गाड़ी को रोककर खुदाफत को दावत देता क्या? लेकिन एक सीनियर अफसर ने हुक्मनामे के अंदाज में कहा, अब सफाइयाँ देने का वक्त निकल चुका है बेटा, जो कुछ कहना है थाने चलकर साहब के सामने कहना, चलो बैठो गाड़ी में। पुलिस स्टेशन शब्द सुनते ही तिरशा के गले में सांस जैसे अटक कर रह गई और उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं युवान का दिल भी किसी अनजाने खौफ और बेबसी के बोझ से बैठने लगा, क्योंकि रात का सन्नाटा अब उनके लिए किसी खौफनाक बुरे सपने में बदल चुका था। देखिए, मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ कि हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप हम दोनों पर शक करें। हम दोनों में टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है। ओ भाई, आज के दौर में तो बाप बेटी के रिश्ते पर भरोसा नहीं रहा, तो तुम टीचर स्टूडेंट के रिश्ते पर भरोसा करने की बात कर रहे हो? बात वो करो जिस पर यकीन भी किया जा सके। चलो इन दोनों को गाड़ी में डालो और पुलिस स्टेशन लेकर चलो, वहीं पूछताछ होगी इनसे। सीनियर पुलिस ऑफिसर के बोलने पर वो दोनों हक्के बक्के रह गए थे और फिर उन दोनों को जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया गया।
ना चाहते हुए भी वो दोनों चुपचाप उनके साथ बैठ गए थे। तिरशा ने घबराहट के मारे अचानक से युवान का हाथ कसकर पकड़ लिया था। वो उसके छूने से सुन्न सा रह गया था। सर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती। प्लीज़ सर मुझे बचा लें, वो फुसफुसाते हुए अंदाज में बोली थी। युवान अपना गुस्सा दबाकर रह गया। कुछ नहीं होता तिरशा, हिम्मत रखो, बस थोड़ी सी पूछताछ होगी और फिर हम दोनों पुलिस स्टेशन से निकल जाएंगे। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो डर क्यों रही हो? इस तरह उन्हें और शक हो जाएगा। और प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो और मुझसे दूर होकर बैठो। उसने उसे डांटा तो वो उससे थोड़ा दूर होकर बैठ गई, जबकि पीछे बैठे दो लोग उन दोनों पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। तिरशा के युवान का हाथ पकड़ने पर उनका शक यकीन में बदल गया था कि इन दोनों में कोई चक्कर तो जरूर था जो ये बता नहीं रहे थे, और उन्हें देखकर मदद का नाटक शुरू कर दिया था। आधे घंटे के बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन में एसएचओ के सामने बैठे थे। हाँ जी, तो बताओ आप दोनों कहाँ जा रहे थे रात के इस पहर, वो भी 3 बजे? हम आपको कितनी बार बताएं, मैं आपके बाकी स्टाफ को भी यही बात न जाने कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था। आज यूनिवर्सिटी का लेट नाइट इवेंट था, तो निकलते हुए हमें देर हो गई थी। वो सफाई देता हुआ बोला। मुझे बस आप ये बताइए, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इतने लेट नाइट इवेंट करती है, और रात के 3 बजे आप इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे थे? वही सवाल फिर से दोहराए जा रहे थे, जिनका जवाब वो पहले भी कई बार दे चुका था। वो बेबसी से सिर पकड़कर बैठ गया। बार बार एक ही जवाब देने पर अब उसे गुस्सा आ रहा था। आप सबका दिमाग खराब है क्या? बार बार एक ही सवाल किए जा रहे हैं, जबकि मैं बार बार एक ही सवाल का जवाब दे चुका हूँ कि हम लोग घर जा रहे थे, यूनिवर्सिटी का इवेंट लेट हुआ था। उसके इस तरह भड़कने पर एसएचओ को भी गुस्सा आ गया था। अपनी आवाज़ नीची करके बात कीजिए, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होंगे मगर यहाँ नहीं, समझ आई? एसएचओ के कहने पर युवान चुप हो गया, जबकि तिरशा सिर झुकाए आंसू बहा रही थी। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसके घर वाले तो पहले ही सख्त मिजाज के थे। इतनी मुश्किल से तो उसे पढ़ाई की इजाज़त मिली थी। अगर इस बारे में उन्हें पता चल जाता कि वो बिना कोई जुर्म किए पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है तो वो उसे जिंदा गाड़ देते और उससे हर तरह का रिश्ता ख़त्म कर लेते। देखिए प्रोफेसर, आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है? एक तो ये कि आजकल इस तरह के केस बहुत मिल रहे हैं कि लड़का लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ गलत ताल्लुकात बनाकर उसे छोड़ देता है। हर लड़की बेचारी बर्बाद होकर रह जाती है। इसलिए सरकार ने ये मुहिम चलाई है कि जहाँ भी अकेले जवान लड़का लड़की मिलेंगे उन दोनों को पकड़ कर उनकी शादी करवा दी जाएगी। एसएचओ की बात सुनकर उन दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? एसएचओ साहब, मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि हमारे बीच ऐसा कोई घटिया रिश्ता है ही नहीं। फिर आप क्यों ज़बरदस्ती हमें गुनहगार साबित करने पर तुले हुए हैं? ये मेरी स्टूडेंट है और इसके अलावा मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप चाहें तो मेरा फ़ोन खंगाल लीजिए, किसी से भी पूछ लें कि मेरा किरदार कैसा है। हमें तुम्हारा फ़ोन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रोफेसर। जो हमने अपनी आंखों से देखा है हम उसी सच पर यकीन करते हैं। रात के 3 बजे तुम दोनों सुनसान सड़क पर अकेले रंग रलियां मनाते पकड़े गए हो। और सुनो, दूसरा रास्ता यह है कि अगर तुम दोनों चुपचाप शादी नहीं करते तो फिर मीडिया की उस जहरीली आग का सामना करने के लिए तैयार रहो। अभी कुछ ही मिनटों में तुम्हारी ये सनसनीखेज खबर हर न्यूज़ चैनल पर फ्लैश होगी। रात के अंधेरे में टीचर और स्टूडेंट की रंग रलियां। उसके बाद समाज में तुम दोनों का क्या हश्र होगा इसका अंदाज़ा तुम खुद लगा सकते हो। अब इज्जत से शादी का जोड़ा पहनना है या पूरी दुनिया के सामने जिल्लत का घूंट पीना है, ये फैसला तुम्हारा है। एसएचओ ने बड़ी बेदर्दी और ठसक के साथ ये खौफनाक पासा फेंका था। सर प्लीज़, ये क्या जुल्म कर रहे हैं आप? मैं ये शादी हरगिज नहीं कर सकती। मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरे घर वाले मुझे जिंदा गाड़ देंगे। प्लीज़ सर, मुझे बचा लीजिए। तिरशा दहलते हुए दिल के साथ गिड़गड़ाई और खौफ के साए में उसने दोबारा युवान का हाथ कसकर थाम लिया। तिरशा की इस हरकत पर युवान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक झटके में तिरशा की कलाई झटक दी और गुस्से से दहाड़ा। अपनी बकवास बंद करो और खामोश बैठो। दिख नहीं रहा मैं बात कर रहा हूँ? उसकी कड़क आवाज़ से तिरशा अंदर तक कांप कर रह गई। देखिए एसएचओ साहब, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम दोनों बेहद इज्जतदार और शरीफ घरानों से आते हैं। हमारे बीच ऐसा कोई कीचड़ नहीं। युवान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी बेगुनाही की दुहाई दी। अगर कोई रिश्ता नहीं है तो रात के 3 बजे
अपनी इस मासूम स्टूडेंट को अपनी गाड़ी में लेकर क्यों घूम रहे थे? कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही थी ना तुम दोनों के बीच। तभी तो लिफ्ट देने का ये मेहरबान दिल जागा। एसएचओ ने अपनी चालाक नज़रों से ऐसा तीर चलाया जिसने उन दोनों के पैरों तले से जमीन खींच ली। मैंने आपसे 100 बार कहा है कि उस वक्त इसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी। मैं भी इसी रास्ते से गुजर रहा था तो बस इंसानियत के नाते लिफ्ट दे दी। अब अगर आपकी ये बाहियात पूछताछ खत्म हो गई हो तो मेहरबानी करके हमें जाने दीजिए, हमें देर हो रही है। युवान एसएचओ के घटिया सवालों से बुरी तरह चिढ़कर चीख पड़ा। ज़्यादा होशियारी झाड़ने की ज़रूरत नहीं है प्रोफेसर साहब, अभी तुम्हारी सारी अकड़ और शराफत का भूत 2 मिनट में उतारता हूँ। एसएचओ ने गुस्से में अपने असिस्टेंट को हुक्म दिया, जाओ फौरन कैमरा लेकर आओ। इन दोनों की ऐसी तस्वीरें खींचो कि मीडिया में तहलका मच जाए और हेडलाइट में मोटे मोटे अक्षरों में लिखवाना। रात के सन्नाटे में प्रोफेसर और उसकी छात्रा रंगे हाथों पकड़े गए। एसएचओ की ये जहरीली बात सुनते ही युवान और त्रिशा के मानो होश उड़ गए। उनके पैरों तले से जमीन सरक गई। ये क्या नीचता कर रहे हैं आप? प्लीज रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। ये सरासर ज्यादती और गुंडागर्दी है। युवान बेबसी और गुस्से से तड़प उठा। अब तुम पुलिस वालों को सिखाओगे कि हमें अपना काम कैसे करना है? चुपचाप शादी के कागजात पर दस्तखत करो, तभी इज्जत से इस थाने की चौखट पार कर पाओगे, वरना मीडिया में ऐसा मुंह काला होगा कि दुनिया को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। 10 मिनट का वक्त दे रहा हूँ सोचने के लिए, उसके बाद वही होगा जो मैं चाहूँगा। ये कहकर एसएचओ अपनी कड़कती आवाज़ की गूंज छोड़ता हुआ बाहर निकल गया और उसका असिस्टेंट भी उसके पीछे हो लिया। अब उस ठंडे कमरे में सिर्फ युवान और तिरशा की बेबस सांसें और खौफ का सन्नाटा बाकी रह गया था। सर, ये क्या कह रहे हैं? प्लीज़, मैं ये शादी हरगिज नहीं करना चाहती। आप इन्हें मना कीजिए ना। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारे बीच तो ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है। वो फूट फूट कर रोती हुई दुहाइयाँ देने लगी थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। चुप, बिल्कुल चुप। ये सारा तमाशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। काश मैंने तुम्हें उस वक्त लिफ्ट ना दी होती तो आज मैं इस घटिया मुसीबत में न फंसा होता। युवान खुद खौफ और परेशानी से पीला पड़ चुका था और सिर थामे बैठा हुआ था। उसने कड़कती आवाज़ में आगे कहा, अगर हमने ये शादी नहीं की तो ये जलील लोग हमारी तस्वीरें इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हर तरफ फैला देंगे। फिर जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है ना, वो भी कौड़ियों के भाव नीलाम हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि हम इनकी शर्त मान लें, वरना अभी तो सिर्फ हमारे घर वालों को शादी का पता चलेगा। उन्हें तो हम किसी न किसी तरह मना लेंगे, उनसे माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन अगर इस दरिंदे समाज को पता चल गया तो ये दुनिया हमें तानों से छलनी करके जीते जी मार डालेगी। इसीलिए खामोशी से हाँ कर दो, वरना जो अंजाम होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मेरा क्या है, मैं तो एक मर्द हूँ, कहीं ना कहीं अपनी राह ढूंढ ही लूँगा। लेकिन तुम तो एक औरत हो। इस जहरीली दुनिया का सामना एक अकेली लड़की होकर कैसे करोगी? जहाँ जहाँ कदम रखोगी वहाँ वहाँ जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। युवान की एक कड़वी बात तिरशा के कलेजे को छलनी कर रही थी। उसकी आंखों से बेबसी के अनगिनत आंसू बह निकले। उसने जिंदगी के किसी मोड़ पर ऐसे खौफनाक मंजर का ख्याल भी नहीं किया था और आखिरकार भारी दिल और टूटते वजूद के साथ वो दोनों इस दर्दनाक फैसले पर पहुंच चुके थे। और फिर सिर्फ कुछ ही पलों में उन दोनों की जिंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल गया था। तिरशा शर्मा से वो अब तिरशा युवान मल्होत्रा बन चुकी थी। शादी की रस्म पूरी होते ही मंदिर से वो दोबारा से पुलिस स्टेशन आए थे। कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद वो दोनों उस खौफनाक पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। युवान के चेहरे पर हैवानियत भरा गुस्सा था और वो पागलों की तरह रश ड्राइविंग करते हुए गाड़ी को सड़क पर दौड़ा रहा था। दोनों का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि इस अचानक आई कयामत पर क्या प्रतिक्रिया दें। तकदीर ने उनके वजूद का नंगे पांव मजाक बनाकर रख दिया था। तभी एक जोरदार झटके के साथ गाड़ी रुकी तो तिरशा ने सहमी हुई नज़रों से आसपास देखा। सामने उसका अपना घर था और पल भर के लिए उसकी सांसें अटक गईं। उतरो और जाओ अपने घर। कुछ ही दिनों में मैं तलाक के कागजात बनवाकर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, उसने बेदर्दी और बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए कहा। तिरशा के दिल में खौफनाक टीस उठी, जैसे किसी ने सीने में खंजर घोंप दिया हो। आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप मेरे साथ अंदर चलिए, वरना मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ मुझे इस हाल में अकेला छोड़कर मत जाइए। वो रुंधी हुई कांपती आवाज़ में गिड़गिड़ाई। उसकी बेबसी देखकर युवान ने गुस्से और घबराहट में स्टीयरिंग व्हील पर पूरी ताकत से घूंसा मारा
और आखिरकार ना चाहते हुए भी वो तिरशा के साथ घर के अंदर की ओर बढ़ा। दरवाज़ा खटखटाया गया तो तिरशा के पापा शर्मा जी बाहर आए। इतनी रात में उसे घर में दाखिल होते देखा तो वो गुस्से के मारे उस पर बरस पड़े थे। अभी वो उसे कुछ और सुनाते कि तिरशा के साथ एक अजनबी जवान लड़के को इस वक्त खड़ा देखकर उन्हें गहरा झटका लगा। ये कौन है तिरशा? वो बेहद ठंडे और सख्त लहजे में कड़क कर बोले। पापा, ये मेरे यूनिवर्सिटी के सर हैं। देर हो गई थी तो मुझे ये घर छोड़ने आ गए। वो खौफ से कांपती हुई हकलाकर बोली। रात के 4 बजे तुम घर आ रही हो, वो भी एक गैर मर्द के साथ? बेहया लड़की। शर्मा जी का चेहरा गुस्से से पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। उनकी गरजती हुई आवाज़ सुनकर घर के बाकी सदस्य भी अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए। मैं कोई गैर मर्द नहीं हूँ, ये पत्नी है मेरी। युवान ने अचानक अपनी खामोशी तोड़ी और एक धमाका कर दिया। वहाँ मौजूद हर शख्स को जैसे सांप सूंघ गया था। तिरशा की आंखों के सामने दरो दीवार तेजी से घूमने लगे। उसका सिर बुरी तरह चकरा गया। वो अच्छी तरह जानती थी कि अब उसके साथ क्या हाल होने वाला है। बेशरम कुल्टा। शर्मा जी अपना काबू खोकर गुस्से से तिरशा की ओर लपके ही थे कि युवान ढाल बनकर बीच में आ गया। आप मेरी पत्नी पर हाथ नहीं उठा सकते, अब ये मेरी अमानत है। युवान अपनी लाल सुलगती आंखों से शर्मा जी की ओर देखते हुए गरजा था। दफा हो जाओ यहाँ से, ले जाओ इसे अपने साथ। आज से ये लड़की हमारे लिए मर चुकी है। शर्मा जी ने अपनी बेटी की तरफ हिकारत, तिरस्कार और नफरत से देखते हुए थूका। तिरशा की सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन भी अपनी नज़रों में जहर भरे उसे देख रहे थे। तिरशा ने रोते हुए उन सब की ओर देखा। अब उस घर की चौखट पर उसके रुकने की कोई वजह नहीं बची थी। और फिर बिलखती और सिसकती हुई तिरशा वापस युवान के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। उसकी किस्मत अब एक ऐसे अनजान और खौफनाक अंधेरे के हवाले हो चुकी थी जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। चुप हो जाओ, युवान दहाड़ कर चीख पड़ा था, जो कब से लगातार रोए जा रही थी। उसकी इस खौफनाक दहाड़ पर तिरशा सहमकर फौरन खामोश हो गई। वो उसका टीचर था और जो कुछ भी हो रहा था वो बिल्कुल गलत हो रहा था। युवान का बस नहीं चल रहा था वो गुस्से में गाड़ी कहीं ठोक दे। वो लगातार गलती पर गलती किए जा रहा था। सबसे पहली गलती तिरशा को रात के समय लिफ्ट देकर की थी। दूसरी बड़ी गलती पुलिस वालों से लिफ्ट मांगकर की थी। और तीसरी बड़ी गलती उसके घर वालों के सामने उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। अगर घर वालों के सामने उसे पत्नी स्वीकार न करता तो कुछ भली बुरी बातें करके वो उसे उस समय घर से बाहर निकाल देते। फिर उसकी बला से उस लड़की के साथ चाहे उसके घर वाले कुछ भी करते। लगभग आधे घंटे के बाद गाड़ी एक आलीशान हवेली के सामने आकर रुकी और गाड़ी से बाहर निकलते हुए उसने पूरे जोर से दरवाज़ा पटका, जिसे देखकर रोती हुई तिरशा डर के मारे उछल पड़ी। मजबूरन वो भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अंदर आई, जहां युवान थोड़ी देर पहले ही गायब हो चुका था। अपने ही प्रोफेसर के घर में वो भी उनकी पत्नी बनकर आना ये उसके लिए शर्म से डूब मरने जैसा था। वो मेंशन बाहर से जितना खूबसूरत था अंदर से उतना ही शानदार था और तिरशा को लगा जैसे वो किसी स्वर्ग में आ गई हो। अभी वो घर का जायजा ले ही रही थी कि युवान फिर से सामने आ गया रूखेपन से। ये सामने वाला कमरा तुम्हारा है, कोशिश करना कि मेरे सामने कम से कम आओ, समझ आई बात? कहकर वापस चला गया। वो दुखते दिल के साथ उस कमरे में दाखिल हो गई जो किसी महल से कम नहीं था और हर चीज़ बड़े ही सलीके से सजाई गई थी। उसने अपना दुपट्टा एक तरफ रखा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई और जब बाहर निकली तो प्यास के मारे उसके गले में कांटे चुभ रहे थे। वो पानी पीने के इरादे से कमरे से बाहर निकली तो बेध्यानी में सामने से आ रहे युवान से जा टकराई। इससे पहले कि वो गिरती, युवान ने झट से उसे संभालते हुए अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। युवान बिना शर्ट के था और उसने नीचे सिर्फ ट्राउजर पहन रखा था, जिससे तिरशा शर्म से पानी पानी हो गई। युवान ने तुरंत उसे खुद से अलग किया और दोनों की सांसें बेकाबू हो गईं। क्या करने आई थी बाहर तुम? उसने तीखे लहजे में पूछा तो वो अपराधियों की तरह सिर झुकाकर बोली, वो मैं पानी पीने आई थी। सामने किचन है, जग भर कर ले जाओ और फ्रिज में खाना भी रखा है, गर्म करके खा लो। ये कहकर वो लंबे लंबे कदम भरता हुआ वापस अपने कमरे में बंद हो गया। पीछे तिरशा गहरी सांस छोड़ती किचन की तरफ बढ़ी। जल्दी से फ्रिज से बोतल निकाली और पानी पिया। फ्रिज में तरह तरह के पकवान देखकर उसकी भूख जाग उठी, क्योंकि हालात चाहे जैसे भी थे वो भूखी तो नहीं रह सकती थी और पेट में कुछ पड़ता तभी तो मुसीबतों का सामना करती। उसने प्लेट में सब्जी निकाली, ओवन में गर्म की, खाई और फिर सारी लाइटें बंद करके कमरे में आ गई। दिन भर की थकावट के कारण कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में समा गई।
अगली सुबह लगभग 10 बजे उसकी आंख खुली। वो उठी और फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने एक कामवाली नजर आई जो शायद सुबह के वक्त सफाई करने आती थी। नमस्ते मैडम जी, आपको कुछ चाहिए? नाश्ता बना दूं आपके लिए? कामवाली ने बड़े ही आदर से पूछा। शायद युवान उसे तिरशा के बारे में पहले ही बता चुका था। तिरशा बोली, जी बना दीजिए नाश्ता। और युवान सर कहाँ हैं? बीबी जी वो तो सुबह ही यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए हैं। मैं सुबह 7 बजे आ जाती हूँ और दोपहर का खाना बनाकर चली जाती हूँ, कामवाली ने विस्तार से बताया। तिरशा ने हाँ में सर हिलाया, डाइनिंग टेबल पर बैठी और पूछा, इस घर में युवान सर के अलावा और कोई नहीं रहता? उनके माता पिता वगैरह? बीबी जी वो तो कनाडा में रहते हैं, उनका वहाँ बिजनेस है और यहाँ का बिजनेस युवान साहब संभालते हैं। तिरशा ने फिर सवाल किया, अच्छा तो उनका कोई भाई बहन नहीं है, वो अकेले हैं? जिस पर कामवाली बोली, जी बीबी जी वो अकेले ही हैं। ये कहकर वो किचन की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर में कामवाली उसके सामने एक लजीज नाश्ता सजा चुकी थी और नाश्ता करने के बाद तिरशा पूरे मेंशन का जायजा लेने लगी। वो 2 मंजिला हवेली बेहद खूबसूरत बनी हुई थी जिसमें 4 बड़े कमरे, एक शानदार इटालियन किचन और बीच में एक प्यारा सा टीवी लॉन्च था। तिरशा खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। बचपन में उसकी माँ का साया सिर से उठ गया था, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा भले ना हो पर बहुत बुरा भी नहीं था। वो अपनी इन पुरानी यादों को झटकते हुए झिझकते कदमों से युवान के कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे उसने कमरे में कदम रखा, युवान की खास भीनी भीनी खुशबू उसकी सांसों में बस गई और उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। कमरा बेहद सलीके और नफासत से सजा था। हर चीज़ अपनी सही जगह पर मौजूद थी। कमरे को देखकर उसे इतना तो अंदाजा हो गया था कि युवान हद से ज़्यादा सफाई पसंद इंसान है। बेड की साइड टेबल पर रखी उसकी तस्वीर तिरशा ने अपने हाथों में उठा ली। इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक बेहद आकर्षक और हैंडसम मर्द था जिस पर कोई भी लड़की अपना दिल हार सकती थी। तिरशा भलीभांति जानती थी कि यूनिवर्सिटी में कितनी ही लड़कियों का वो क्रश था, और सच तो ये था कि क्रश तो वो तिरशा का भी था, लेकिन उसने कभी अपनी हैसियत से बढ़कर ऊंचे ख्वाब नहीं देखे थे, क्योंकि वो जानती थी कि वो उसकी हैसियत के पैमाने पर कहीं भी खरी नहीं उतरती। युवान दौलत और खूबसूरती दोनों में उससे बहुत आगे था, इसलिए अगर वो उसकी तमन्ना भी करती तो बेबसी और नाकामी के सिवा उसे कुछ भी हासिल नहीं होना था। वो इन्हीं गहरी सोचों में डूबी हुई थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और उसके हाथों में थमी युवान की तस्वीर खौफ से कांप उठी। तो मेरे कमरे में क्या कर रही हो? युवान, जो घर पर अपनी एक बेहद जरूरी फाइल लेने आया था, उसे अपने कमरे में देखकर गुस्से से लाल पीला हो उठा। सर, मैं बस आपका कमरा देखने आई थी, वो घबराकर हकलाते हुए बोली, जबकि उसकी आंखों में युवान के लिए साफ नागवारी और नफरत तैरती दिख रही थी। आइंदा मेरे कमरे में कभी कदम भी मत रखना। युवान ने बेहद ठंडे और सख्त लहजे में उसे अपनी औकात याद दिला दी। वो दुखते दिल और भीगी आंखों के साथ खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल आई, और जब तक युवान घर से चला नहीं गया वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। यूनिवर्सिटी के स्टाफ रूम में युवान सिर थामे बैठा था कि तभी रोहन ने आकर पूछा, क्या हुआ है युवान, इतने परेशान क्यों बैठे हो? रोहन और युवान बचपन के जिगरी दोस्त थे और दोनों ही अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। प्रोफेसर शाह, जो उन दोनों के सीनियर प्रोफेसर थे, उन्हीं के कहने पर ये दोनों यहाँ पर बतौर प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही सिर में ज़बरदस्त दर्द हो रहा है, युवान अपनी कनपट्टी को मसलते हुए बोला। तो यार हाफ लीव लेकर घर चले जाओ ना। नहीं यार, आज एक बहुत ज़रूरी लेक्चर है, रोहन ने युवान के चेहरे को ध्यान से घूरते हुए कहा। क्या बात है युवान, सब ठीक तो है ना? तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, युवान जैसे थक कर बोला था। क्या बात है युवान, आज से पहले तुम्हें इतना परेशान मैंने कभी नहीं देखा, खुलकर बताओ कि क्या परेशानी है। रोहन के कहने की देर थी कि युवान सब कुछ उसके सामने बयां करता चला गया। यार इतना सब कुछ हो गया, इतना बड़ा मसला, और तुम मुझे अब बता रहे हो? उसी वक्त मुझे फ़ोन करते, मैं आ जाता और कोई ना कोई हल निकाल लेते। यार कैसे हल निकालते? वो घटिया पुलिस वाले हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े थे, जान ही नहीं छोड़ रहे थे। कह रहे थे कि मीडिया में तुम दोनों की तस्वीरें चला देंगे, और मैं अपनी इज्जत और नाम खराब नहीं कर सकता था। तुम जानते हो कि इस मामले में मैं कितना संवेदनशील हूँ। चलो मैं तो मर्द हूँ, झेल जाता, लेकिन वो तो लड़की थी, उसका क्या होता? बस इसीलिए मुझे उनकी वो बात माननी पड़ी।
चलो यार, जो भी हुआ शायद इसी में तुम्हारी भलाई हो, लेकिन प्लीज़ उसके साथ रूखा बर्ताव मत रखना। उस बेचारी की क्या गलती है इसमें? वो भी तो इस मुसीबत में पिस गई है ना। उसने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया। तुम ठीक कह रहे हो रोहन, लेकिन मुझे उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं उसकी शक्ल भी देखूं। युवान अपने अंदर का गुबार निकाल रहा था। देखो यार, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम इस स्वभाव के नहीं हो कि बिना वजह किसी को तकलीफ पहुँचाओ। अब जो भी है, जैसा भी है, उसे स्वीकार कर लो। और वैसे भी त्रिशा बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे पर्सनली जानता हूँ। होनहार छात्रा है, खूबसूरत है और हर लिहाज से एक संस्कारी लड़की है। दूसरी बात, उसकी माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी। उसे उसकी सौतेली माँ ने पाला है। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, बाकी सब उसके सौतेले भाई बहन हैं। इसीलिए प्लीज़ यार, उसके साथ प्यार से पेश आना। रोहन की पूरी बात सुनकर युवान के दिल को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। चलो ठीक है यार, फिर बाद में बात करते हैं, मेरे लेक्चर का टाइम हो गया। युवान बात बदलता हुआ उठकर खड़ा हुआ और उसके उठते ही रोहन भी अपना लेक्चर लेने के लिए क्लास की ओर चल पड़ा। शाम को लगभग 4 बजे युवान घर वापस आया तो त्रिशा उसे कहीं नजर नहीं आई। वो गाड़ी की चाबी और मोबाइल टेबल पर रखता हुआ किचन की ओर बढ़ा। तभी अनजाने में वो त्रिशा से टकरा गया, जो अभी किचन में खाने की प्लेट रखने आई थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? हर वक्त टकराती रहती हो। वो भड़क उठा तो वो मासूमियत से बोली, मगर सर, पीछे से आकर तो आप टकराए हैं। मैं तो नहीं टकराई, जिससे युवान को अपने कड़वे लहजे का एहसास हुआ। खाना खा लिया तुमने? उसने बात पलट दी तो वो सिर झुकाकर बोली, जी सर, खा लिया। युवान गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। वो कल के ही कपड़ों में थी और अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया। वो कैसे भूल सकता था कि अब वो उसकी जिम्मेदारी थी। उसके साथ उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना अब उसकी जिम्मेदारी थी। सर, खाना लगा दूं आपके लिए? वो डरते डरते पूछने लगी कि कहीं फिर से डांट ना पड़ जाए। हाँ लगा दो, और बाद में मेरे साथ शॉपिंग पर चलना। अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीद लेना, कल से इन्हीं कपड़ों में हो। नहीं सर, शुक्रिया, आपने मुझे इस घर में पनाह दी, यही बहुत है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप रहने दीजिए, इतना सब मत कीजिए। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है तिरशा, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो, ये बात मत भूलना। और अब चुपचाप खाना लगाओ। वो कहकर किचन से बाहर निकल गया। तिरशा अपने होंठ चबाती हुई प्लेट में खाना निकालने लगी, जो काम वाली बना कर गई थी। उसने खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया, मगर युवान अभी तक नहीं आया था। वो पास ही रखी दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। तभी युवान तौलिए से बाल सुखाता हुआ आता दिखाई दिया। तिरशा ने गहरी नज़रों से उसकी ओर देखा था। इस बात में कोई भी शक नहीं था कि वो बेहद हैंडसम लग रहा था और ब्लैक ट्राउजर शर्ट में वो किसी रियासत का शहजादा ही लगता था। तिरशा का दिल बुरी तरह धड़क उठा। ऐसे क्या देख रही हो? जाओ, उठो और जाकर तैयार हो जाओ, जब तक मैं खाना खा लेता हूँ। युवान के कहने पर जी ठीक है सर कहकर वो खामोशी से उठकर अंदर कमरे में चली गई, जबकि युवान सिर झटकता हुआ खाना खाने लगा और उधर तिरशा उसके इस बदलते रवैये पर हैरान होते हुए अपने कमरे में बंद हो गई। हेलो मॉम, कैसी हैं आप? वो वीडियो कॉल पर अपनी माँ से बात कर रहा था। तिरशा कमरे में बैठी उनकी बातचीत बहुत आसानी से सुन सकती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल फिट मम्मी, वो बेफिक्र और खुश मिजाज लहजे में बोल रहा था। बेटा, हम इंडिया आ रहे हैं। मैंने और तुम्हारे पापा ने अब तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है। बहुत रह लिए अकेले? वो अचानक बोले तो युवान और तिरशा का दिल एक साथ धड़क उठा था। पर मम्मी, यूं अचानक? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। बेटा, यूं अचानक कहाँ? हम कब से तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। अकेले रहते हो वहाँ पर, अकेले रहकर तो इंसान पागल हो जाता है। पूरे 27 साल के हो गए हो, आप शादी नहीं करोगे तो क्या जब बूढ़े हो जाओगे तब शादी करोगे? और बस छोड़ दो ये प्रोफेसर की जॉब। किस चीज़ की कमी है तुम्हें? मम्मी, ये मैं अपने शौक़ से कर रहा हूँ, किसी फाइनेंशियल इशू की वजह से नहीं। ठीक है बेटा, अपने शौक़ पूरे करते रहो, लेकिन हमने भी तो कुछ अरमान पूरे करने हैं ना। अब हमारा भी दिल करता है तुम्हारे बच्चों को देखने का, अपनी गोद में अपने पोता पोती खिलाने का। उनकी ये आखिरी बात सुनते ही तिरशा के हाथ पांव बुरी तरह से फूल गए थे, जबकि युवान ठंडी गहरी सांसें भरकर रह गया। मम्मी, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सब्र से सुनिएगा। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? मम्मी, मैंने शादी कर ली है। उसने गहरी सांस छोड़कर आखिरकार सबसे बड़ी सच्चाई से पर्दा उठा दिया। तिरशा का दिल ये सुनते ही धक से रह गया। उसकी बात पर कुछ पल तो सुनंदा जी बिल्कुल सुन्न और शांत हो गईं और फिर अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी।
तुम सच कह रहे हो? तुमने शादी कर ली? दिखाओ कौन है वो लड़की, कहाँ है मेरी बहू? वो तो जैसे पहले से ही इसी खुशी के लिए तैयार बैठी थी। मम्मी वो मेरे ही साथ है, हमने बहुत सादगी से शादी कर ली थी। तुम इतने बड़े हो गए कि माँ बाप को बताए बिना ही शादी कर ली। सुनंदा जी थोड़ा सा दुखी और खफा हुई थी। मम्मी हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे, वरना भला ऐसा हो सकता है कि मैं आपको बताए बिना इतना बड़ा कदम उठा लेता? अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन अब तुमने शादी तो कर ली है ना, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। अब हम बहुत धूमधाम से रिसेप्शन करेंगे और सब लोगों को तुम्हारी शादी के बारे में बता देंगे। जी ठीक है मम्मी, जैसी आपकी मर्जी। अंदर बैठी तिरशा ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान और सुन रह गई थी। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी आसानी से युवान ने अपने परिवार को उसके बारे में बता दिया था। वो तो बेचारी यही सोच सोच कर घुट रही थी कि वो उसे जल्दी ही तलाक दे देगा, मगर यहाँ तो कहानी ही कुछ और मोड़ ले चुकी थी। उसका मासूम दिल अचानक बहुत खुशफहम हो गया था। जिस इंसान को न जाने कितने वक्त से वो अपने दिल के किसी गुप्त कोने में छुपाए बैठी थी, उसके दिल ने युवान के लिए खूबसूरत सपने बुनने शुरू कर दिए थे। बेटा मुझे मेरी बहू से तो मिलवाओ। तभी सुनंदा जी की उत्सुकता भरी आवाज गूंजी। जी मम्मी, मैं अभी उसे बुलाकर लाता हूँ, कमरे में होगी। तभी जैसे ही वो उसके कमरे की ओर बढ़ा, तिरशा डर के मारे जल्दी से सोने का नाटक करते हुए बिस्तर पर लेट गई। वो दरवाजा खटखटाकर अंदर आया था। तिरशा, तिरशा उठो। उसकी भारी आवाज़ सुनते ही वो झटके में उठ बैठी। जी सर, क्या हुआ? मेरे साथ चलो, मेरी मम्मी की वीडियो कॉल आई है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। और सुनो, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना। उन्हें जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमारी शादी ज़बरदस्ती या मजबूरी में हुई है, ठीक है? वो उसे सख्त हिदायत देकर समझाता हुआ कमरे के सामने ले आया। नमस्ते आंटी। उसने बेहद प्यार और सम्मान से प्रणाम किया था। नमस्ते बेटा। वाह कितनी प्यारी है मेरी बेटी, वो बेपनाह प्यार से बोली तो तिरशा मारे शर्म के सिमट सी गई। उन्हें भी तिरशा का वो सीधा साधा मासूम चेहरा पहली ही नज़र में भा गया था। सिर पर पल्लू लिए संस्कारी अंदाज में वो उन्हें बहुत ही सुंदर लगी थी। वाह युवान, मेरी बहू तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल चांद और सूरज की जोड़ी लग रही है तुम दोनों की। वो उन दोनों पर प्यार निछावर करते थक नहीं रही थी। युवान भी उनकी खुशी देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया और फिर कुछ देर की बातचीत के बाद कॉल कट हो गया। सर, आपने अपनी मम्मी को सच क्यों नहीं बताया? उसने झिझकते और संभले हुए लहजे में पूछा, ताकि कहीं युवान को बुरा न लग जाए। क्या बताता मम्मी को, बताओ। और वैसे भी चाहे जैसे भी शादी हुई हो, अब तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी इज्जत करना और दूसरों से करवाना अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर उन्हें ये सब बता देता तो जिस तरह वो तुमसे अभी प्यार से पेश आ रही हैं, शायद वैसे न आती। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाले, फिर चाहे वो मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो। वो सामान्य से लहजे में बोलता हुआ उसे हैरान कर गया। और एक बात, अब तो मेरे कमरे में रहोगी, इस कमरे में नहीं, क्योंकि किसी भी दिन मम्मी डैडी आ सकते हैं। वे कभी मुझे बताकर नहीं आते, अचानक आकर सरप्राइज देते हैं। इसलिए अपना सारा सामान मेरे रूम में शिफ्ट करो और आज से तुम वहीं पर रहोगी। वो हुक्म सुनाकर उठकर चला गया था, जबकि तिरशा सुन बैठी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या प्रतिक्रिया दे। खैर जो भी था, मगर उसके दिल ने गवाही दी कि जो आगे होगा इससे बेहतर ही होगा। एक हफ्ता हो गया था उसे युवान के रूम में शिफ्ट हुए। वो दोनों एक ही बेड पर सोते थे, लेकिन बीच में तकिया रख लेते थे। युवान को तिरशा की तरफ से तो कोई परेशानी न थी, मगर असल परेशानी उसकी अपने दिल की थी। वो उसकी पहुंच में थी, उसके पास थी, उसकी पत्नी थी और उसका दिल अब उसकी तरफ मचलने लगा था। जो भी था, जैसा भी था, वो दिल ही दिल में अब उसे चाहने लगा था। और उसकी सच्चाई जानने के बाद तो वो उसके साथ बिल्कुल ही बदल गया था। जानता था कि वो भी परिस्थितियों की मारी हुई थी और वो उसे और तकलीफ देकर गुनहगार नहीं बनना चाहता था। सर, वॉशरूम के नल में पानी नहीं आ रहा। वो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था जब तिरशा ने कहा, क्या मतलब, क्यों नहीं आ रहा? अभी तो मैं नहा कर निकला था, तब तो आ रहा था। पता नहीं सर, मैं अभी नहाने गई थी तो किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा था। उसकी बात सुनकर वो लैपटॉप साइड में रखता हुआ उठा। उसने वॉशरूम में जाकर चेक किया तो सच में किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा था। तभी उसने एक नल घुमाया तो सारे नलों से छन छन करके पानी आ गया और वो जो उसके पीछे ही वॉशरूम में आई थी पूरी तरह भीग गई। इससे पहले कि वो फिसल कर गिरती, युवान उसे अपनी बाहों में थाम चुका था और वो शर्म से पानी पानी हो गई। उसके सारे कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे, जबकि युवान उसे इस तरह शर्माते देखकर अपनी निगाहें फेर गया।
बेवकूफ़ लड़की, तुमने ये वाला नल बंद कर दिया था। इसी के जरिए सारे नलों में पानी आता है। अगर ये बंद कर दो तो फिर किसी भी नल में पानी नहीं आता। उसने उसे साइड में करते हुए सारे नल बंद कर दिए। वो शर्मिंदा होती हुई बाहर जाने लगी, तभी युवान ने उसकी बाँह पकड़ी थी। कहाँ जा रही हो? अब नहा लो। ऐसे ही भीगे कपड़ों में रूम में जाओगी क्या? मैं बस बाहर निकल रहा हूँ। ये कहकर जल्दी से वो बाहर निकल गया तो त्रिशा अपनी धड़कनों को संभालती हुई वॉशरूम में बंद हो गई। उसका दिल उसकी समीपता को महसूस करके बुरी तरह से धड़क रहा था। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जब उसने त्रिशा को फ़ोन पर व्यस्त देखा। तुम सारा दिन घर पर क्या करती हो? उसने अचानक सवाल किया तो त्रिशा ने फ़ोन से नज़रें उठाईं। कुछ नहीं सर, खाली होती हूँ या थोड़ा बहुत कामवाली के साथ हाथ बटा देती हूँ। तुम ऐसा करो, दोबारा से यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दो। रोज़ मेरे साथ आया करोगी और मेरे साथ ही जाया करोगी। इस तरह खाली बैठकर तो तुम अपना समय और टैलेंट बर्बाद कर रही हो। वो जो काफ़ी दिनों से युवान से इस बारे में बात करने का सोच रही थी, मगर डरती थी कि कहीं उसे बुरा न लग जाए, कहीं वो गुस्सा न करे। लेकिन उसके मुंह से यही बात सुनकर अंदर से बहुत खुश हो गई थी। जी सर, मैं भी काफ़ी दिनों से यही सोच रही थी, मगर इसलिए नहीं कहा कि कहीं आप माइंड न कर जाएं। नहीं, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा। तुम कल से यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट करो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? बाकी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो। वो बेहद नरम लहजे में कहता हुआ उसे बहुत अच्छा लगा था। उसे युवान कोई अपने पुण्य का फल मालूम होने लगा था, जो उसकी ज़िंदगी में आ गया था, उसका मसीहा, उसकी ज़िंदगी संवारने वाला। तिरशा को लगा कि उसकी ज़िंदगी में जितनी भी कमियां थीं, उसके बदले में ईश्वर ने उसे इस कदर खूबसूरत दिल रखने वाला इंसान दे दिया था। वो अपने ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि युवान तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल भी चुका है। जबकि तिरशा मन ही मन मुस्कुराती हुई अपनी सहेली को कॉल करके उससे नोट्स मांगने लगी। तुम तुम युवान सर के साथ आई हो? जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई, लड़कियों का पूरा झुंड मधुमक्खियों की तरह उसके पीछे पड़ गया। तिरशा अपना सिर थाम कर रह गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि जब तक इन्हें कोई करारा जवाब न दिया जाए, ये जहरीली जबानों वाली लड़कियां उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। हाँ, उन्हीं के साथ आई हूँ। क्यों? कोई परेशानी है तुम लोगों को? उसने अपनी आंखों में अंगारे भरकर सब पर अपनी निगाहें गाड़ दी। अगर वो उनके तीखे सवालों से सहम जाती तो ये लोग उसे और दबाने की कोशिश करते। इसीलिए उसने पूरे आत्मविश्वास से उनकी आंखों में आंखें डालकर ये सवाल दागा। नहीं नहीं, हमें भला क्या परेशानी होगी यार, लेकिन तुम इस तरह खुलेआम युवान सर की गाड़ी में यूनिवर्सिटी आ रही हो, खैरियत तो है ना? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? क्या लगते हैं वो तुम्हारे? एक लड़की ने नियत बदलकर तंज कसा तो त्रिशा के तन बदन में आग लग गई। वो जानती थी कि इस सवाल के पीछे कितनी घटिया सोच छिपी हुई थी। हाँ, लगते हैं मेरे कुछ। कोई दिक्कत है तुम लोगों को? क्या लगते हैं तुम्हारे? जरा हमें भी तो बताओ ना। फिर से एक लड़की जहरीली मुस्कान के साथ बोल पड़ी। पति हैं वो मेरे, हमारी शादी हो चुकी है। तिरशा ने अचानक ऐसा धमाका किया कि पूरी क्लास के होश उड़ गए। सब लड़कियां हक्की बक्की रह गईं। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि सख्त मिजाज और अक्खड़ स्वभाव वाले, हैंडसम और जादू भरी पर्सनालिटी वाले युवान सर ने इस लड़के से शादी कर ली है। वो सर जो कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। क्या क्या युवान सर, तुम्हारी शादी हो गई? मगर कैसे? मैं तुम लोगों को अपने निजी जीवन की सफाई देने के लिए पाबंद नहीं हूँ। तुमने पूछा कि वो मेरे क्या लगते हैं तो मैंने बता दिया कि वो मेरे पति हैं। इसके आगे मुझसे एक भी बाहियात सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम लोग? वो उन सबको मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी सीट पर शान से बैठ गई, जबकि वो लड़कियां खिसियाना मुंह बनाकर अपनी अपनी सीटों पर लौट गईं और थोड़ी ही देर में युवान का लेक्चर शुरू होने वाला था। तुम्हें पता है, तुम्हारे और त्रिशा के बारे में पूरी यूनिवर्सिटी में गंदी अफवाहें फैल रही हैं। युवान अभी अभी स्टाफ रूम में आकर बैठा ही था कि रोहन भी हाँफते हुए उसके पास आ गया। हाँ, मुझे सब मालूम है, लेकिन खैर मुझे इन घटिया बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार, तुम एक बार सबको सच क्यों नहीं बता देते कि तुम दोनों शादीशुदा हो? इस तरह तो लोग तुम दोनों के चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे। वो रोज़ तुम्हारे साथ आएगी जाएगी तो तुम दोनों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। रोहन ने बुद्धिमानी से उसे समझाते हुए कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार, लेकिन त्रिशा ने आज क्लास की लड़कियों को सब बता दिया है कि हमारी शादी हो चुकी है। युवा ने बहुत ही संयम और शांति से कहा। क्या मतलब सब कुछ बता दिया? कि किस मजबूरी में तुम दोनों की शादी हुई? रोहन को गहरा झटका लगा। नहीं यार, ये बेवकूफ़ी नहीं की उसने सिर्फ इतना कहा कि हमारी शादी हो चुकी है।
मैंने उसे घर से निकलते वक्त ही समझा दिया था कि अगर मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में कोई भी कुछ भी पूछे तो सीना ठोक कर बता देना कि मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है। अपने या मेरे चरित्र पर एक उंगली भी उठना बर्दाश्त मत करना। युवान सब कुछ पहले से तय करके आया था और ये जानकर रोहन का दिल खुशी से झूम उठा। वो समझ गया था कि उसकी बातों ने युवान के सख्त दिल को पिघला दिया है, अब वो नरम पड़ गया है। मुझे बेहद खुशी हुई है युवान कि तुम्हारा दिल उस बेचारी के लिए बदल गया है। जिस तरह पहले तुम गुस्से में उसका जिक्र कर रहे थे ना, मुझे डर था कि न जाने तुम उसके साथ कैसा बेरहम रवैया रखोगे, लेकिन आज तुम्हारे दिल में उसके लिए ये फिक्र और प्यार देखकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। रोहन ने युवान के कंधे पर हाथ रखकर बेहद आत्मीयता से कहा, तो युवान के होंठों पर एक हल्की दिलकश मुस्कान तैर गई। वो जानता था कि तिरशा का मासूम चेहरा अब उसके दिल और दिमाग की गहराइयों में रच बस चुका है और अब वो उसके बिना अपनी ज़िंदगी का एक पल भी जीने का ख्याल नहीं कर सकता था। तभी रोहन ने कहा, वैसे तेरे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, तुझे जानकर बेहद खुशी होगी। रोहन अचानक बेहद उत्साहित हो उठा। अच्छा, वो क्या बात है? मेरी अगले महीने सगाई है, तुम्हें और तिरशा भाभी को हर हाल में आना है, उसने कहा। तो युवान ने उसे सीने से लगा लिया। बहुत बहुत बधाई हो यार, मैं और तिरशा जरूर आएंगे, वो दिल से खुश होते हुए बोला। आज सुनंदा जी और उनके पति दोनों कनाडा से भारत लौट रहे थे, इसीलिए युवान और तिरशा दोनों ने ही आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले रखी थी। तिरशा रसोई में पूरे दिल से तरह तरह के लजीज पकवान बनाने में लगी थी और युवान उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गया था। थोड़ी ही देर में आलिशान गाड़ी मेंशन में दाखिल होती दिखाई दी तो तिरशा घबराहट और उत्साह के मिले जुले एहसास के साथ जल्दी से अपने सिर पर पल्लू सही करते हुए बाहर आ गई, जहां सब गाड़ी से उतर रहे थे। वो आगे बढ़कर सुनंदा जी के गले लग गई। जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो। सुनंदा जी और उसके ससुर दोनों ने बेहद प्यार और ममता से उसे सीने से लगा लिया। वो गुलाबी रंग की साड़ी में किसी अप्सरा की तरह बेहद हसीन लग रही थी। तीनों ही उसके इस मासूम और बेदाग हुस्न को देखकर दंग रह गए थे। युवान की तो उस पर से निगाहें हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वो उसकी रसीली गहरी नज़रों की तपिश से घबराकर झेप गई और नजरें चुराते हुए जल्दी से सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। अरे वाह, क्या लाजवाब जायका है खाने का। ऐसी संस्कारी और स्वादिष्ट खाना तो सालों के बाद नसीब हुआ है, वरना विदेश में तो फीका खाना खा खा कर जबान का स्वाद ही बिगड़ गया था। ससुर जी तिरशा के हाथों के जादू की तारीफ किए बिना न रह सके और सुनंदा जी ने भी जी भरकर पेट पूजा की। खाने के बाद गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों का दौर चला, जिसके बाद ससुर जी उठते हुए बोले, चलो बेटा, अब तुम दोनों भी जाकर आराम करो, दिन भर की भागदौड़ से थक गए होगे, बाकी बातें कल सुबह करते हैं। दोनों ने हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गए। युवान जब वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकला तो तिरशा बेड के बीच में बड़े बड़े तकिए रखकर शरीफों की तरह लेटी हुई थी। युवान अपने अंदर उमड़ते मचलते जज्बातों पर सब्र का बांध बांधता हुआ बेड के दूसरी तरफ जाकर लेट गया। अभी उन्हें लेटे कुछ ही मिनट बीते थे कि अचानक पूरे कमरे में खौफनाक अंधेरा छा गया। शायद पूरी कॉलोनी में ही शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट चली गई थी। सर, तिरशा बेहद घबराकर अंधेरे में टटोलती हुई युवान के बिल्कुल करीब आ गई, क्योंकि बचपन से ही उसे घुप अंधेरे से बेइंतहा डर लगता था। कुछ नहीं होता तिरशा, शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। युवान उसका कांपता हुआ हाथ अपने मजबूत हाथों में थामते हुए आसवस्त लहजे में बोला। तिरशा डर के मारे बेसुध होकर उसके और ज्यादा करीब चिपक गई। युवान जो पहले से ही अपने जज्बातों पर मुश्किल से काबू किए बैठा था, उसने एक झटके से तिरशा की नाजुक कमर में हाथ डालकर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। तिरशा अंधेरे के खौफ में इतनी सहमी हुई थी कि पल भर के लिए उसकी इस बेकाबू समीपता और सांसों की तपिश को भांप ही न सकी। तभी अचानक उसे अपनी नाजुक गर्दन पर युवान की सुलगती सांसों और होंठों का तीखा मखमली स्पर्श महसूस हुआ तो वो बुरी तरह बिदक कर पीछे हटने लगी। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ छोड़िए मुझे। वो खौफ और शर्म से थर थर काँप उठी थी। मुझे पूरा हक है तुम पर तिरशा, तुम मेरी पत्नी हो, सिर्फ मेरी हो, युवान ने कड़कती दीवानी और जुनूनी आवाज में कहते हुए उसी पल उसके कांपते रसीले होंठों को अपने बेकाबू कब्जे में ले लिया और कतरा कतरा बड़ी नरमी से उनका रस पीने लगा। प्लीज़ सर छोड़िए, वो मरी मरी सी आवाज़ में मिनमिनाई। लेकिन युवान अब पीछे कैसे हट सकता था, वो तो जज्बातों से पूरी तरह भर चुका था। प्लीज तिरशा, मना मत करो, मैं अब खुद को नहीं रोक सकता, वो बेखुदी में उसकी नरम मुलायम गर्दन में चेहरा छुपाते हुए बोला। युवान उसके कुर्ते के नीचे हाथ डालते उसकी नरमाहट को महसूस करने लगा और जब उसके हाथ सरकते हुए तिरशा की नरम मखमली धड़कनों तक पहुंचे
तो एक सिसकारी तिरशा के लबों से ना चाहते हुए भी निकल गई थी, और ये सिसकियां सुनकर युवान और भी मदहोश हुआ था। तिरशा के लिए ये स्पर्श एकदम नया था। आज तक कोई भी मर्द उसके करीब नहीं आया था। तो वहीं युवान ने भी हमेशा खुद को संभाल कर रखा था। वो उसूलों का बड़ा पक्का था। आज तक कोई लड़की ऐसी जची ही नहीं थी कि जिसके साथ ये खूबसूरत पल बिताने की नौबत आती। और आज जब वो तिरशा के इस हद तक करीब हो गया था तो उसके पूरे बदन में भी अजीब सी चिंगारियां उठ रही थी। यह एहसास दोनों के लिए काफ़ी मदहोश कर देने वाला था। उसके नरम मक्खन वजूद को हाथों से महसूस करते हुए युवान का मन बुरी तरह मचलने लगा कि वो इन नरम मक्खन सी धड़कनों को अपने होठों से छूकर महसूस करे। और अगले ही पल वो उसकी धड़कनों पर बड़ी शिद्दत से झुका था और तिरशा की सिसकियां और भी तेज हुई थीं। और फिर जब तक कमरे में रोशनी वापस नहीं लौटी, तिरशा उसकी बेपनाह शिद्दत, जुनून और दीवानगी के घेरे से खुद को आज़ाद नहीं करा सकी। वो नर्म नाजुक सी लड़की उस हट्टे कट्टे वजूद की शिद्दतों को बड़ी मुश्किल से सह रही थी। वो सिसकती, रोती, बिलखती हुई आज उसकी बाहों में पूरी तरह टूटकर बिखर गई थी। और युवान धड़ल्ले से उसके वजूद के हर नरम नाजुक हिस्से, रूह और धड़कनों पर अपने नाम की अटूट छाप छोड़ चुका था। सुबह लगभग 4 बजे भोर के समय उसकी आंख खुली तो वो खुद को युवान की शर्ट में देखकर शर्म से लाल सुर्ख हो गई। फिर खुद को उसकी मजबूत बाहों के घेरे से धीरे धीरे आज़ाद कराते हुए वो वॉशरूम में बंद हो गई और जल्दी से फ्रेश होकर पूजा अर्चना करके कमरे से बाहर निकल आई। वो उसका सामना करने से बेहद घबरा रही थी। रात के उसकी बेपनाह शिद्दतों और जुनून के बारे में सोचकर वो बार बार शर्म से पानी पानी हो रही थी, क्योंकि उसकी नाजुक गर्दन और बदन पर जगह जगह युवान के प्यार और अधिकार की मोहरें साफ छपी हुई थी। उसने युवान को बड़े ही सभ्य और शालीन अंदाज में देखा था, लेकिन रात का युवान तो एक अलग ही युवान था। वो सारे शर्म, सारी मर्यादाएं भुलाते हुए उसके वजूद के हर हिस्से पर अपनी बेबाक शरारतें कर गया था। वो अपने धड़कते दिल को संभालते हुए रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। तब सुनंदा जी और उसके ससुर जी भी नीचे आ चुके थे। जाओ बेटा, युवान को भी नाश्ते के लिए बुला लाओ, सुनंदा जी ने कहा तो वो जोर जोर से धड़कते दिल के साथ उसे जगाने चल दी। युवान पहले से ही उठ चुका था और नहाकर तौलिए में खड़ा अपने कपड़े निकाल रहा था। वो जैसे ही अंदर आई, उसे इस हालत में देखकर शर्म से लाल टमाटर होती फौरन वापस पलटने लगी। तभी युवान ने झट से उसकी कलाई खींचकर उसे अपने सीने से चिपका लिया। कहाँ जा रही हो? वो उसके कान के पास झुककर अपनी भारी आवाज़ में फुसफुसाया। तो वो हकलाते हुए बोली, वो सर, नाश्ता पहले युवान कहो। ये सर क्या होता है? वो अपने गंभीर और मादक लहजे में बोलता हुआ उसके होश उड़ा गया। नहीं, मैं आपका नाम नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? बोलो मेरा नाम। उसने खींचकर उसका रुख पूरी तरह अपनी ओर मोड़ा। वो शर्म से लाल हो चुकी थी और दोनों को एक दूसरे की ये बेकाबू समीपता मदहोश कर रही थी। बोलो जल्दी, वरना नीचे नहीं जाने दूंगा। भले मुझे और तुम्हें दोबारा से नहाना पड़े। उसकी बात का मतलब समझकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो बेचारी बुरी तरह फंस गई थी। युवान बहुत हल्के से उसका नाम पुकारती हुई उसकी बाहों के घेरे को तोड़कर वो एक झटके से भाग निकली। पीछे युवान उसकी ये फुर्ती और तेजी देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी बीती रात की बेबाकियों और शिद्दत की वजह से तिरशा आज उसका सामना करने से कतरा रही थी। बेटा, एक बात पूछना चाहती हूँ तुमसे, अगर तुम बुरा न मानो तो, सुनंदा जी ने नाश्ते की टेबल पर तिरशा से मुखातिब होते हुए पूछा। तो वो बेहद आदर से बोली, जी आंटी, क्यों नहीं, आप बिना किसी झिझक के पूछिए। बेटा, क्या तुम्हारे और युवान के इस विवाह पर तुम्हारे घर वाले राजी नहीं थे? सुनंदा जी अनजाने में ही उसकी दुखती रग पर हाथ रख बैठी, जिससे तिरशा की आंखों में गहरा दर्द और तड़प आकर ठहर गई। युवान उसकी आंखों में तैरती इस पीड़ा को तुरंत ताड़ गया और बात संभालते हुए बोला, मम्मी, इसकी एक सौतेली माँ है जिन्होंने इसे पाला है। इसकी फैमिली हम दोनों के इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। वे अपनी मर्जी से इसकी शादी कहीं और करवाना चाहते थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसीलिए हमने शादी कर ली। युवान बहुत ही सहजता और सफाई से सब कुछ अपने माँ बाप के सामने बयान कर रहा था और तिरशा उसके इस झूठ पर फटी आंखों से उसे देखती रह गई, जो केवल उसकी और उसके परिवार की इज्जत बचाने की खातिर बोला गया था। सॉरी बेटा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें पाला है। सुनंदा जी ने संवेदना और दुख व्यक्त किया तो तिरशा की आंखों में नमी तैराई। बेटा, आज से तुम हमारी बेटी हो। परिस्थितियाँ चाहे जो भी रही हो, लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो और हमारी कुलवधू हो। हम पुराने और दकियानूसी विचारों वाले माता पिता नहीं हैं जो ज़बरदस्ती अपनी मर्जी अपने बच्चों पर थोपने की कोशिश करें।
ससुर जी ने तिरछा के सिर पर दुलार से हाथ फेरते हुए बेहद प्यार से कहा तो वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। वो लड़की थी इतनी मासूम और संस्कारी कि उसके बारे में कोई भी नकारात्मक सोच रख ही नहीं सकता था। आज रोहन की सगाई थी। सुबह ही युवान उसे इस बारे में बताकर गया था और वो सभी आमंत्रित थे। शाम को वो सब तैयार हो गए थे। तिरछा ने मैरून रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी और हल्का सा मेकअप किया था जिसमें वो बेइंतहा सुंदर लग रही थी। युवान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ उसे देखते ही पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर रह गया। वो हर रूप में कयामत लगती थी। न जाने इतना रूप और निखार वो कहाँ से लाती थी। वो युवान को देखकर मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई तो युवान एक एक कदम बढ़ाता हुआ उसके बिल्कुल पास आया और उसके कान की लौ को अपने होठों से सहलाते हुए बोला, बेहद खूबसूरत लग रही हो और कितना दीवाना बनाओगी मुझे। जिस पर तिरछा सिर से पांव तक कांप उठी और उसकी नज़दीकी और सुलगती सांसों से घबराती हुई तुरंत बोली, मैं आंटी को बुलाकर लाती हूँ, देर हो रही है। नीचे वो सब तैयार हैं। लेकिन युवान अब अपने होश में कहाँ था। युवान उसके कंधे से साड़ी का पल्लू गिराता हुआ उसे अपनी बाहों में खींच चुका था। कमर पर हाथों की पकड़ सख्त करते हुए वो धीरे से अपने हाथ ऊपर की ओर ले जा रहा था और फिर अगले ही पल एक ही झटके में उसकी डोरियों को खोल दिया था। युवान, आप क्या कर रहे हैं? नीचे मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं। करने दो, बच्चे नहीं हैं वो लोग जो समझ न सकें कि बेटा बहू कमरे में क्या कर रहे हैं। उसके ब्लाउज को कंधे से हटाता वहां पर अपने दहकते होठों का स्पर्श छोड़ने लगा। अगले ही पल उसे बेड पर लेटा चुका था। अपनी शर्ट को खुद से रिमूव करता वो उसका पूरा ब्लाउज भी हटा चुका था। उसकी नरम मक्खन सी धड़कनों पर वो पूरी तरह झुक गया। तिरछा उसके इस अचानक हुए रोमांटिक हमले पर पूरी तरह बौखला गई कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। गेट पर सुनंदा जी थीं। युवान का मुंह बन गया और उसके चेहरे के भाव देखते हुए तिरछा की हंसी निकली थी। बस आते हैं मम्मी। तिरछा को छोड़ते हुए उसने अपनी शर्ट पहन ली। इतनी देर में तिरछा भी खुद के कपड़े ठीक कर चुकी थी। बहुत बुरे हैं आप। आपने अपने मेकअप की बिगड़ी हालत देखकर वो मुंह बनाकर बोली तो युवान खिलखिलाकर हंस पड़ा। अभी तो रहम किया है, रात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वो एक आंख मारता हुआ वॉशरूम में बंद हो गया जबकि तिरछा मन ही मन उससे कोसती फिर से तैयार होने लगी। सगाई के समारोह में तिरछा के पापा भी आमंत्रित थे। अपने पापा को देखकर तिरछा बेकरारी से उनकी ओर बढ़ी लेकिन वो अपनी बेटी को देखते मुंह फेर कर आगे निकल गए। रोहन ये सब देख चुका था। उसने शर्मा जी से बाद में बात करने का सोचा और सगाई के कार्यक्रमों में व्यस्त हो गया। सगाई का ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और वहां आए सभी मेहमानों ने युवान और तिरछा की जोड़ी की भी खूब तारीफ की। रात के 12 बजे वो सब घर वापस आ गए थे। तिरछा बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसीलिए आते ही उसे नींद आने लगी थी और वो उसी हालत में सो गई। युवान जब कमरे में आया तो उसे उन्हीं कपड़ों में सोता देखकर उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया और खुद भी उसे बाहों में भरकर सो गया। वो भी काफ़ी थक चुका था और सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना था। बेटा अब तुम दोनों का रिसेप्शन कर देना चाहिए। रोहन की सगाई में भी काफ़ी लोग तुम लोगों के बारे में पूछ रहे थे। ससुर जी ने नाश्ते की टेबल पर युवान को संबोधित करते हुए कहा। जी पापा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसने सहमति में सिर हिला दिया और फिर दोनों जल्दी से नाश्ता करने के बाद यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। चलो जाओ और अपना ध्यान रखना, युवान उसे ड्रॉप करते हुए बोला। जी ठीक है। वो गाड़ी से उतरकर यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई और युवान भी गाड़ी पार करता हुआ उसके पीछे पीछे आ गया। तिरछा अपने ही ध्यान में चल रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो राहुल खड़ा था, उसका सहपाठी। जब से उसे युवान और तिरछा की शादी के बारे में पता चला था तब से उसके तन बदन में आग लगी हुई थी क्योंकि वो तिरछा को पसंद करता था। हेलो, कैसे हो राहुल? वो सामान्य लहजे में बोली। जबकि दूर से उन दोनों को आपस में बातचीत करते देख युवान गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। मैंने सुना है कि तुमने और युवान सर ने शादी कर ली है। हाँ बिल्कुल ठीक सुना है तुमने, हमारी शादी हो चुकी है। तिरछा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। वो जानती थी वो ये सवाल जरूर करेगा क्योंकि उसे मालूम था राहुल उसे पसंद करता है जबकि तिरछा के दिल में उसके लिए कभी कोई भावना नहीं थी। तिरछा, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपने एक टीचर से शादी कर ली। क्या दुनिया के बाकी लड़के मर गए थे जो तुमने अपनी उम्र से 8-9 साल बड़े मर्द से शादी कर ली? उसके मुंह से बुरी तरह जहर उगल रहा था। तिरछा का पारा अचानक हाई हो गया। अपनी हद में रहो राहुल, मैं जिससे चाहे शादी करूं, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? वो गुस्से में गरजी। कैसी बातें कर रही हो तिरछा, तुम भूल गई क्या तुमने कभी मेरी आंखों में नहीं देखा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तो मैं क्या करूँ?
तुम मुझे पसंद करते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हें पसंद करूं। मैं जिसे पसंद करती थी मैंने उसी से शादी की है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि मुझसे दूर रहो, वरना युवान सर को तो तुम जानते ही हो कि वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। वो तमतमाते हुए पैर पटकते हुए वहां से चली गई, जबकि राहुल अंदर ही अंदर कुड़कर रह गया। उन दोनों की बातचीत छिपकर सुन रहे युवान के चेहरे पर तिरशा के उस मुंहतोड़ जवाब को सुनकर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। वो खुद भी तिरशा के दिल का हाल जानना चाहता था कि वो उसके लिए क्या महसूस करती है, और आज ये सच जानकर वो खुशी से सराबोर हो गया था। उनके रिसेप्शन की तैयारियां घर में जोरों शोरों से चल रही थीं। वो दोनों जाकर अपनी पसंद की शॉपिंग भी कराए थे। शाम को भव्य समारोह था और ब्यूटिशियन तिरशा को तैयार करने आ चुकी थी। सी ग्रीन रंग के खूबसूरत लहंगे में वो भला की हसीन लग रही थी। उधर युवान भी ब्लैक सूट में पूरी तरह तैयार हो चुका था। चलो बेटा, देर हो रही है, मेहमान हॉल में आना शुरू हो गए हैं। सुनंदा जी पूरी तरह तैयार होकर युवान के पास आई तो युवान बोला, जी मम्मी, आप और पापा निकलिए, मैं तिरशा को लेकर आता हूँ। चलो ठीक है। ससुर जी और सुनंदा जी हॉल के लिए निकल गए। तिरशा भी तैयार हो चुकी थी। युवान दरवाजा खटखटाकर अंदर आया और फिर उसे देखता ही रह गया। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो उसकी रसीली गहरी नज़रों से घबराकर झेंपते हुए बोली। तो युवान झट से बोला, बेहद हसीन लग रही हो, कहते हुए बड़े प्यार से उसका हाथ थाम लिया। तिरशा धीरे धीरे कदम उठाती हुई उसके साथ चलने लगी और दोनों की जोड़ी वाकई कमाल लग रही थी। आधे घंटे में वो दोनों हॉल में पहुंच चुके थे, जो मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। कुछ ही देर में तस्वीरों का दौर शुरू हो गया और दोनों मुस्कुराते हुए पोज देने लगे। अभी कुछ ही समय बीता था कि रोहन और त्रिशा के पापा जी सामने से आते दिखाई दिए तो वो दोनों उनके सम्मान में तुरंत खड़े हो गए। पापा, वो रोते हुए उनके गले लग गई तो शर्मा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो उसके सिर पर दुलार से हाथ फेरते हुए बोले, कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ पापा, मैंने आपको बहुत याद किया। वो दुख और खुशी की अनूठी अवस्था में थी। बेटी से मिलने के बाद शर्मा जी युवान, उसके पापा और सुनंदा जी से भी मिले, जिन्होंने उनकी बेटी को इतना मान, प्यार और इज्जत दी थी जो शायद वो खुद भी ना दे सके थे। ये सब तुमने किया? रोहन जब युवान के पास आकर बैठा तो उसने पूछा। रोहन ने मुस्कुराते हुए अपना कॉलर झाड़ा तो युवान भी खिलखिलाकर हंस पड़ा, क्योंकि रोहन ने सच में एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया था। शर्मा जी को सारी सच्चाई से अवगत कराकर उनका गुस्सा शांत करके वो यहाँ लेकर आया था। इसी तरह लजीज खाने के बाद रिसेप्शन का समारोह बहुत ही शानदार और सुखद अंदाज में संपन्न हो गया। रात को वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी, तभी युवान वॉशरूम से बाहर निकला और उसे ये ज्वेलरी उतारती देखकर प्यार से बोला, अरे ये सब क्यों उतार रही हो? अभी तो ठीक से आपकी तारीफ भी नहीं की है मैंने, और ना ही आपको जी भर कर देखा है। मैं बहुत थक गई हूँ युवान, वो रोने जैसी सूरत बनाकर मासूमियत से बोली। तो युवान अपनी गहरी सुलगती नज़रों से उसके इस दिलकश निखार को देखने लगा। अभी सारी थकान उतारता हूँ अपनी जान की, कहकर उसे अपनी बाहों में उठाकर सीधे बेड पर ले आया। तिरशा अपनी धड़कते दिल को संभालती हुई उसे कसकर थाम गई। आज फिर उसे युवान के प्यार की दीवानगी और शिद्दत को सहना था। युवान ने उसका रुख मोड़ा और उसकी जिप खोल दी। लाइट वो पहले ही बंद कर चुका था। आज उनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और यादगार रात थी। दोनों एक दूसरे को अपना सब कुछ मान चुके थे। इस बार तिरशा ने भी उसकी दीवानगी में कोई झिझक नहीं दिखाई थी और पूरे समर्पण के साथ उसका साथ दिया था। युवान उसका ये अनोखा रूप देखकर उस पर पूरी तरह निशावर होता हुआ उसे अपने वजूद में भींच गया। तिरशा, तुम प्यार हो युवान का? वो उसके कानों के पास झुककर अपनी रूहानी आवाज़ में बोलता हुआ उसे पूरी तरह अपने प्यार में सराबोर कर गया। ये पहला आधिकारिक इजहार था जो युवान ने उससे किया था और वह भीगी आंखों से उसे देखते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपाकर उसके गले लग गई थी। युवान बाकी तिरशा के लिए ईश्वर की तरफ से दिया गया एक अनमोल और बेमिसाल उपहार था। तकदीर के फैसलों से मिली थी ये राहें अनजान, मगर खामोश दिल में बस गई एक प्यारी सी पहचान। कमियों से भरी जिंदगी को जैसे एक मसीहा मिल गया। नफरत के सहरा में वफा का खूबसूरत फूल खिल गया। नाजुक से इस रिश्ते में जब प्यार का रंग घुलने लगा, सांसों से सांसों का वो पावन संगम जब होने लगा, एक दूसरे की बाहों में हर शिकवा हर दर्द भुला दिया। इश्क की शिद्दत ने दो रूहों को एक वजूद बना दिया। सच्चे समर्पण की राह में अब खुशियों का नया सवेरा है। हर जन्म इस दिल पर सिर्फ और सिर्फ उसी का पहरा है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।